माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसेप एवं भारत मुक्ती मोर्चा, माननीय विलास खरात लिखित बुद्ध चळवळ धम्माच्या चळवळीचे मारेकरी कोण आहेत इस मराठी किताब का विमोचन कर रहे हैं। सभी धन्यवाद मेश्राम साहब। मैं मेश्राम साहब को अनुरोध करता हूं कि इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करें। माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली। हेलो साथियों, ये जो उद्घाटन सत्र है इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो इस संबंध में केवल 2-3 बातें, क्योंकि समय अभी हमारा दूसरा सत्र शुरू होना चाहिए था, तो अभी दूसरा सत्र लगभग 4-4:30 बजे शुरू हो सकता है। पहला दिन है तो टाइम एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। केवल 2-3 बातें ही मैं कहना चाहता हूँ। एक बात जो इस सत्र में जस्टिस सावंत साहब ने कही कि हम जो लोग हैं, इस देश के मूल्यवासी है, वो 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं और वो कई हेलो सचिन, पता करो इस विभाग का इंजीनियर कोई ब्राह्मण है क्या? बिजली बोर्ड का जरा पता करो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इतनी बार कभी बिजली जो है जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, मगर लगातार बिजली जाने का तो ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। तो थोड़ा पता करो और इस विभाग में कंप्लेंट भी करो। मैं खास तौर पर जो बात कहना चाहता था कि जस्टिस सावंत साहब ने जो बात कही कि हम लोग जो है वो जातियों में बटे हुए लोग हैं, ग्रुप्स में बटे हुए लोग हैं, और हम जो बटे हुए लोग हैं, ये बटा हुआ रहना हमारे लिए मतलब हम ही खुद अपना, हमारा जो दुश्मन है वो हमारा बटा हुआ रहना है। ये एक बात जस्टिस सावंत साहब ने कही। ये बात हम लोगों को समझने की है। जैसे मैं हमेशा दृष्टिकोण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो जस्टिस सावंत साहब का ये कहना एक दृष्टिकोण से सही है। और हम हेलो 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 मैं दृष्टिकोण पर, अंग्रेजी में जिसे पर्सपेक्टिव कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, महत्व देता हूँ, क्योंकि किसी भी आंदोलन को, मूवमेंट को लीड करने के लिए कोई आपका दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है, पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
पर्सपेक्टिव से हम अपनी विचारधारा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं और चीज़ों को समझने के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो हम लोग बटे हुए नहीं हैं। दृष्टिकोण समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, तो हम बांटे हुए लोग हैं, बांटे गए लोग हैं। बटे हुए होना एक दृष्टिकोण है, बांटे हुए उन्हीं लोगों को बांटे हुए कहना एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण से बातों को समझना आसान हो जाता है। बटे हुए जब हम कहते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम बटे हुए हैं, हम ही इसके लिए जिम्मेदार है। और बांटे हुए जब हम कहते हैं तो एक पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, तो पता चलता है कि हम बांटे हुए हैं, इसका मतलब कोई और है जो थर्ड है, पार्टी अलग है, उसने हमको बांटा है। तो दोनों चीजें पर्सपेक्टिव से ही क्लियर होती है, समझ में आता है, दृष्टिकोण से समझ में आता है। जस्टिस सावंत साहब ने जो बात कही कि हम लोग ग्रुप्स में, जातियों के ग्रुप्स में बटे हुए लोग हैं और बटे हुए रहना ये हमारे लिए, यही हमारी ये जो स्थिति है, ये स्थिति ही हमारे लिए हमारा दुश्मन बनी हुई है। अगर हम लोग बटे हुए नहीं रहते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव है, समझने के लिए पर्सपेक्टिव है। मगर जागृति का जो सिद्धांत है, जिसे हम लोग कहते हैं, उसको समझाने के लिए हम लोग कहते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को बांटा, तो हम ब्राह्मणों के प्रति सतर्क हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, विजिलेंट हो जाते हैं और उनके किसी भी बात के बारे में हम लोग सोचना विचार करना शुरू करते हैं कि जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, जो मीठी बातें हैं, कहीं उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो सोचने विचारने के बाद कुछ बातें समझ में आती है। मगर जस्टिस सावंत साहब का ये कहना कि हम बटे हुए रहना हमारे अपने ही लोगों के विरोध में एक दुश्मनी की स्थिति है, यानी हम खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर इसको हम पॉजिटिवली ग्रहण करने की कोशिश करें तो उसका एक अर्थ है। जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम ऐसा मानते हैं कि हम बटे हुए हैं और बटा हुआ रहना हमारे लिए खुद दुश्मनी का कारण है, जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर पहल करते हैं, तो फिर इनिशिएटिव लेते हैं कि हमारा बटा हुआ रहना ज्यादा खतरनाक है, उसे जोड़ना होगा। इसी बात को, इस बात को भी, यानी दोनों बातों को मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि हम लोगों को बांटने वाले भी लोग हैं, उसके बारे में हमने लोगों को बहुत ज्यादा जागृत किया। और हमारा बटा हुआ रहना, हमारे विरोध में एक दुश्मनी, खुद ही अगर इस बात को हम गलत नहीं मानते, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो जाति को समाज मानते हैं। समाज अच्छी बात है, जाति अच्छी बात नहीं है। जब कोई आदमी जाति को समाज मानना शुरू करता है तो समाज मानने का मतलब है कि आप जाति को अच्छा मान रहे हो। अगर आपने जाति को अच्छा माना तो आप उसको खत्म करने के लिए आप कोशिश कब करेंगे? एक तो आप कोशिश नहीं कर सकते, दूसरी बात उसको टुकड़ों में बांटने वाला जो दुश्मन है उसको आप दुश्मन नहीं मान सकते, क्योंकि आपने उसको जाति को समाज मान लिया।
और तीसरी बहुत भयंकर बात यह है कि जब आप उसको समाज मान लेते हैं तो उसको बनाए और बचाए रखने की कोशिश करते रहते हैं, और उसके लिए ऊर्जा हमारी, खर्चा हमारे लोग करते रहते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव से पता चलता है, दृष्टिकोण से पता चलता है। तो ये बात समझने के लिए मैं ये दोनों बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें लोगों को जाति के टुकड़ों में बांटे हुए जो लोग हैं उन लोगों को जगाना होगा। फिर हम कहते हैं जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने से शक्ति बनेगी और शक्ति का उपयोग और प्रयोग फिर जगाने के लिए लगाना होगा, फिर जोड़ने के लिए लगाना होगा। यानी ये जगाने की और जोड़ने की जो निरंतरता है, उससे हम लोग अपने समाज को एक तारीख तक, एक समय तक हम लोग उसको जगाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, और एक समय आएगा कि हम बहुसंख्य लोगों को जगाने में और जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, और उस समय हम लोग आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव से ही समझ में आने वाली बातें हैं, दृष्टिकोण से ही समझ में आने वाली बातें हैं। दृष्टिकोण एक ज्ञान का क्षेत्र है, दृष्टिकोण जो है एक ज्ञान का क्षेत्र है, और इस ज्ञान के आधार पर हम जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को उठाकर ज्ञान को हासिल करने में कामयाब होते हैं। एक तो ये बात मैं इस कंक्लूडिंग में बताना चाहता हूं। दूसरी बात ये है कि 26 जनवरी 1900, क्योंकि जस्टिस सावंत साहब ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है, जो आज के पर्सपेक्टिव में जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और ये लोग जो चला रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। अंग्रेजी में कहने की वजह से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मगर वो बहुत अहम बातें उन्होंने कही है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, तो कोई साधारण आदमी भी नहीं है, जिनको ये हम नहीं कह सकते कि उनको संविधान की समझ नहीं है, इसकी वजह से ऐसा कह रहे हैं। इसके आधार पर नहीं, वो बहुत ज़्यादा बारीकी से बातें जानते हैं दूसरे लोगों को मुकाबले में, इसलिए उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एक तो वो डेमोक्रेसी के रेफरेंस में कुछ बातें कही, उस बात को कहकर मैं समाप्त कर देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जो डेमोक्रेसी भारत में स्थापित की गई, उस डेमोक्रेसी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ये जो डेमोक्रेसी हमने 26 जनवरी 1950 को स्थापित की है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा, और एक वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट। ये भी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, तो ये मैं थोड़ा बारीकी समझा रहा हूँ। वन मैन, एक आदमी को एक वोट का अधिकार 26 जनवरी 1950 को जो डेमोक्रेसी भारत में लागू की गई है, उसमें ये सिस्टम एडॉप्ट किया गया कानूनन संविधान की तरह। वन मैन वन वोट, एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा, यानी एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है, फिर वो कोई भी आदमी हो, चाहे रानी हो चाहे मेहतरानी हो। एग्जाम्पल के तौर पर कुरील नाम के हमारे पुराने एक मेंबर पार्लियामेंट थे, वो जब अधिवेशन में आए थे तो उन्होंने ये एग्जाम्पल देकर बताया था कि रानी हो या मेहतरानी हो, दोनों को बराबर वोट का अधिकार दिया गया है। तो ये सिद्धांत है वन मैन वन वोट। तो ये वन मैन वन वोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इस पर खड़ी की गई है, इस पर खड़ी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि
26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया, उस संविधान ने एक आदमी को एक वोट का अधिकार दिया। फिर आगे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, इस पर ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में इसे परिवर्तित करना होगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से विषमता में फंसे हुए हैं और आर्थिक दृष्टि से विषमता में फंसे हुए हैं। जितने जल्दी हम इसको खत्म करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा, अगर नहीं करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक विषमता से पीड़ित जो लोग हैं, उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो मंदिर हमने खड़ा किया है वो उसे खत्म कर देंगे। तो दूसरी लाइन, दूसरा सिद्धांत है वन मैन वोट के बाद में, वो है वन वोट वन वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू, कि एक वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए। एक आदमी का वोट, एक आदमी है उसका एक ही वोट होना चाहिए, और एक वैल्यू, एक वोट जो है उसका वैल्यू एक ही होना चाहिए। एक आदमी का एक होना चाहिए और एक वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए। मगर सामाजिक दृष्टि से जब आप विषमता से पीड़ित रहेंगे, गैर बराबरी से पीड़ित रहेंगे, आर्थिक दृष्टि से पीड़ित रहेंगे, तो क्या होगा? मान लो आप सामाजिक दृष्टि से पीड़ित हैं, जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर है, आपको पढ़ाई लिखाई करने का भी अधिकार नहीं मिला, आपको पढ़ाई लिखाई करने का अवसर भी नहीं मिला, तो आपका दिमाग जो है डेवलप नहीं हुआ, तो आपको अपने वोट का वैल्यू ही पता नहीं चलेगा। और फिर वो 500 रुपया 1000 रुपया दे करके जो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर आदमी है, वो 1000, 2000, 5000, 20000, 50000 वोट को खरीद लेगा। एक आदमी है जो चुनाव लड़ रहा है, वो 50000 वोट को खरीद लेगा। जब वो 50000 वोट को खरीद लेगा तो उसके वोट का वैल्यू 50000 हो गया। एक आदमी का वोट एक होना चाहिए, एक आदमी का वोट एक होना चाहिए, और एक वोट का वैल्यू एक होना चाहिए। मगर यहां जो चुनाव लड़ने वाला आदमी है, उसने 50000 वोट को खरीद लिया, तो उसके वोट का वैल्यू 50000 हो गया, यानी उसका 50000 एक वोट हो गया। एक आदमी का वोट 50000 के लेवल का हो गया। तो दूसरा सिद्धांत मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वन वोट वन वैल्यू भारत में नहीं है। वन वोट वन वैल्यू भारत में नहीं है। इसलिए जब चुनाव आता है, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जीवन जीने वाले जो लोग हैं, वो अपना वोट बेच देते हैं और दूसरे लोग उनका वोट खरीद लेते हैं। जो खरीद लेते हैं उनके वोट का वैल्यू ज्यादा है। और वन मैन वन वोट, एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार मिला, उसका वोट 0 हो जाता है। दोनों तरफ उसका असर पड़ता है। एक आदमी ने 50000 वोट खरीद लिया, उसका वोट जो है 50000 लेवल का हो गया उसका वैल्यू, और दूसरे आदमी का वोट 0 हो गया। तो जब जिस डेमोक्रेसी में ये होता है, वो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। 26 जनवरी 1950 को ये डेमोक्रेसी लागू की गई, और इसका खतरा है, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया तो उस समय 1.5 घंटे का स्पीच किया। उस स्पीच में बहुत विस्तार से ये बताया
तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट, तो उन्होंने कहा कि इसको लंबे देर तक अगर चलाना चाहते हो तो सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा। क्या किया? 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी 70 साल हो गए। आज़ादी मिलके 74 साल हो रहे और संविधान लागू होकर 70 साल हो गए। क्या किया हम लोगों ने इस समय में? क्या किया इतने पीरियड में, इतने साल में? क्या किया? एक काम किया, इस सामाजिक विषमता को खत्म करने का काम करना चाहिए था, आर्थिक विषमता को खत्म करने का काम करना चाहिए था। इसके बजाय वन मैन वन वोट को खत्म किया। जो दिया गया था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया गया। तो भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं है अभी। अभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम 90 से शुरू हुआ। ये क्या है? ये पूंजीवाद है। लिबरलाइजेशन सारे दुनिया में किसने शुरू किया? तो ये अमेरिका और यूरोप का कार्यक्रम है। अमेरिका और यूरोप में क्या चल रहा है? तो वो सारा पूंजीवाद चल रहा है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। अब पूंजीवाद 90 में भारत में शुरू किया गया। जब पूंजीवाद भारत में शुरू किया गया तो अब पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद की भाषा है। पूंजीवाद का स्लोगन है डेवलपमेंट। तो सुनने को बहुत अच्छा लगता है। जो गरीब आदमी है जब वो सुनता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सोचता है कि मेरे को डेवलपमेंट में कुछ मिलेगा, डेवलपमेंट होगा तो मुझे मिलेगा। गरीब आदमी है ना, उसको लगता है डेवलपमेंट होगा तो मुझे मिलेगा। तो डेवलपमेंट, ये पूंजीवाद के अधीन डेवलपमेंट का स्लोगन दिया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद का स्लोगन देकर वोट नहीं मिलते। जिन लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया, उन लोगों ने कभी भी चुनाव में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का चुनाव मैनिफेस्टो में आश्वासन देकर कभी वोट नहीं मांगा। वोट मांगने के लिए उन्होंने विकास का स्लोगन दिया। विकास से वोट मांगते हैं। अब मेन एजेंडा है, मेन कार्यक्रम है पूंजीवाद। पूंजीवाद का स्लोगन कौन दे रहा है? ब्राह्मणवाद। कांग्रेस ओरिजिनली ब्राह्मणवादी पार्टी, फिर बीजेपी आ गई, ये भी आरएसएस की बनाई हुई ब्राह्मणवादी पार्टी। ये दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां है, ब्राह्मणवाद के नाम पर वोट नहीं ले सकती, पूंजीवाद के नाम पर वोट नहीं ले सकती। तो ब्राह्मणवादी लोगों ने पूंजीवाद भारत में लागू किया। अब समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वो दूसरा उनका बड़ा स्लोगन है, वो है सुधार। कि ये इसमें सुधार करना पड़ेगा। तो जब सुधार हम सुनते तो हम लोग जो पीड़ित लोग हैं उनको सुधार, अरे साला ये सुधार होगा तो थोड़ा सा हमें फायदा होगा, गरीब को फायदा होगा, मजबूर आदमी को फायदा होगा। सुधार की बात कर रहे हैं ना, सुधार तो होगा तो फायदा होगा हमको। मगर जब सुधार का कानून बनाते हैं तो मेन एजेंडा तो ब्राह्मणवाद ने अमल में लाया हुआ पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद के लिए सुधार होगा। अभी किसान की बात ले लो, किसान के लिए कानून बनाए, ऐसा कहते हैं किसान एक खेती में सुधार करने के लिए कानून बनाए, खेती में सुधार करने के लिए। बराबर, मैं भी ये मानता हूं कि खेती में सुधार होना जरूरी है। मैं इस बात को मानता हूं, खेती में सुधार होना जरूरी है। भारतीय जो खेती है वो परंपरावादी खेती जो है, अमेरिका में जानवरों का उपयोग खेती करने के लिए नहीं किया जाता। क्या आप लोगों ने सुना कि खेती करने वाला जो किसान है वो हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से खेती में जाता है, उतरता है?
मुझे तो नहीं लगता कि आप में से किसी ने इस बात को सुना होगा। मगर अमेरिका में खेती करने वाले लोग हेलीकॉप्टर से या प्लेन से जो है अपने खेती में जाते हैं। पंजाब का कोई गील नाम का एक किसान सरदार है अमेरिका में, वो हेलीकॉप्टर से और एरोप्लेन से खेती में जाता है, और जहां खड़ा रहता है वहां से कई हजार किलोमीटर दूर जो है एक ही प्लाट होता है खेती का, एकड़ में नहीं, किलोमीटर में। अपने यहां क्या होता है, 1 एकड़ में फिर एक बांध, फिर दूसरा 1.5 एकड़ वाला, बहुत ज्यादा हो 2-4 एकड़ वाला बांध वाला होता है ना खेती। तो वहां तो किलोमीटर में दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं देता। तो सारा का सारा वहां खेती में जानवर का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां सारा का सारा मशीनों का इस्तेमाल होता है। मतलब बीज डालने से लेकर जमीन तैयार करने से लेकर सारा का सारा मामला जो है वो केवल इससे होता है। तो हमारे देश में इस तरह की खेती, इस तरह का खेती में सुधार होना चाहिए। हमें भी लगता है कि हाँ सुधार होना चाहिए, मगर ये सुधार किसानों के फेवर में होना चाहिए या कारपोरेट के पूंजीवादियों के फेवर में सुधार होना चाहिए? अरे मेन कार्यक्रम तो पूंजीवाद है। जब सुधार होगा तो पूंजीवाद के लिए होगा ना, कारपोरेट के लिए कानून बनेगा। अभी 27 लेबर कानून खत्म कर दिए। अब 27 लेबर कानून खत्म कर दिए, वो लेबर के फेवर के कानून खत्म कर दिए। तो लेबर के फेवर में कानून थे तो नुकसान किसको होता था? कारपोरेट को। कारपोरेट का मतलब है पूंजीवादी लोगों को। अब सुधार कर दिया। सुनने वक्त क्या लगता है कि लेबर के विरोध के जो कानून, लेबर के फेवर के कानून उद्योगपतियों के फेवर में खत्म कर दिए। तो ये सुधार तो उद्योगपतियों के फेवर में हुआ, ये सुधार लेबर के फेवर में नहीं हुआ। मगर जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो तो सुधार की बात करते हैं कि तो सुधार कर रहे हैं। कारपोरेट के फेवर में कानून बनाए, लेबर के विरोध में कारपोरेट के फेवर में कानून बनाए। 2-3 हजार उद्योगपति है उसके फेवर में कानून बनाए। 70-80 करोड़ लोग जो है वो वोटर है उसके विरोध में जाकर कानून बनाए। फिर भी वो 70-80 करोड़ लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतने दिन से चल रहा है, आज लगभग 1 महीने का समय हो गया है, मगर सरकार उसके विरोध में अभियान चला रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक बड़ी खबर आई कुछ दिन पहले कि यूपीए के दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस दौरान बैंकों में जो कर्जा उद्योगपतियों ने लिया था उसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब होता है कि वो कर्जा जो है उन्होंने हिसाब किताब से बाहर कर दिया, बंद कर दो, क्लोज कर दो, एक फाइल को क्लोज कर दो। यानी उस जिसने कर्जा लिया उसने डुबा दिया और उसको पैसा मांगे भी नहीं जाएगा। अभी कल परसों खबर आई और इंडियन महाराष्ट्र टाइम्स में उसके ऊपर एडिटोरियल भी आया। तो राउंड अबाउट 8 लाख करोड़ रुपया 6 साल में, नरेंद्र मोदी के 6 साल में मनमोहन सिंह के दौरान 2-2.5 लाख करोड़ रुपया 2-2.5 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों ने कर्जा दिया था उद्योगपतियों को, तो उसके विरोध में बीजेपी ने सारे देश भर में हंगामा किया था। तो बीजेपी की सरकार आ गई।
तो बीजेपी की सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपया 6 साल में, वो तो 15 साल का था, नहीं 2004 से 2009, 2009 से 2014, यानी 10 साल में मनमोहन सिंह ने 2-2.5 लाख करोड़ रुपया निर्लेखन किया है, राइट ऑफ किया, और इन्होंने 6 साल में राउंड अबाउट 8 लाख करोड़ रुपया। कर्जा किसने लिया? उद्योगपतियों ने। क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से, वोट खरीदने के लिए पैसा कहां से, और सारे देश भर में जो भाषण करता है चुनाव में, तो कोई भी चैनल ओपन करो उसमें नरेंद्र मोदी का ही भाषण चलते रहता है। तो नरेंद्र मोदी का जब हर जगह भाषण चलते रहता है, तो मैं मेरे घर में मेरे मिसेस को कहता हूं सब बंद करो, तो टेंशन हो रहा है, चैनल चेंज करो, वही आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, अरे बंद करो साले बंद करने के लिए बोलना पड़ता है, बंद करो ये। तो इसका मतलब ये वो जो चैनल है, वो चैनल वाले क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उद्योगपति उनको विज्ञापन दे रहे हैं। विज्ञापन के बगैर चैनल चलता नहीं है, तो वो दिखा रहे। उद्योगपति उसको विज्ञापन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका आदमी है। वो कांग्रेस वाले जो करते नहीं है, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया, इसलिए उनके लिए वो काम कर रहे, उद्योगपति काम कर रहे कि चुनाव जीत जाएगा, तो वो चुनाव जीतने के बाद वोट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए वोट चाहिए। अभी आज के तारीख में नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाला, तो ये देश के 19,000 सेंटर पर उसका भाषण दिखाया जा रहा था। 19,000, तो कितने करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा, कहां से आया पैसा? तो वो उद्योगपति जो है वो पैसा दे रहा है ऐसा करने के लिए। जो उद्योगपति उसको पैसा दे रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? तो उसने बैंक से कर्जा लिया, वो कर्जा वो देने वाला नहीं है, वो डुबाने वाला है। तो फिर वो डिसाइड होता है कि ठीक है, डुबाने तुम डुबाओ, तो 50% तुम डुबाओ, 50% हमें चुनाव के लिए चंदा दे दो। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नेक्सस बन गया है, ये एक नेक्सस बन गया है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बन गया है। और इस नेक्सस ने जो वोटों को खरीदने के लिए पैसा दे रहा है उद्योगपति, कॉरपोरेट और कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद, तो इसका मतलब ये है कि एक उन्होंने डेमोक्रेसी को बंधक बना दिया है, डेमोक्रेसी को बंधक बना दिया है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है भारत में। तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसने ऑर्डर दिया कि ये उद्योगपतियों के नाम घोषित किए जाए। सरकार ने इसका विरोध किया, फिर दोबारा दूसरा ऑर्डर दिया इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कि ये जनहित में नहीं है, उद्योगपतियों के नाम घोषित करना जनहित में नहीं है। जनहित की व्याख्या भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो ये सारी परिस्थिति मैं बहुत प्रिसाइजली आप लोगों को बता रहा हूं कि आज जो 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चलाने वाले लोगों को कहा था कि इसको सोशल डेमोक्रेसी में और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी में, यानी सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए उपयोग करो। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को खत्म करने के बजाय पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। ये ब्राह्मणिज्म जो है, जो ब्राह्मण तंत्र है, एक साथ दो तंत्र जीवित नहीं रह सकते।
या तो लोकतंत्र जीवित रहेगा या तो ब्राह्मण तंत्र जीवित रहेगा। तो ब्राह्मण तंत्र ने लोकतंत्र का बलि ले लिया है, उसने हत्या कर दिया है। ये इतनी ज़्यादा भयंकर परिस्थिति है और इसे वो राष्ट्रवाद के नाम पर, सुधार के नाम पर, विकास के नाम पर जायज ठहरा रहे हैं। और लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद की मर्यादा क्या है? जब वो पाकिस्तान के विरोध में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो बोलते घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के वो प्लेन भेज के फिर वापस बुलाते हैं तो घर में घुस के मारा बोलते हैं। मगर जैसे ही चाइना का मामला आता है, यहां क्यों नहीं घर में घुसा रहे हो तुम्हारा एरोप्लेन? तो ब्राह्मणों का हमेशा ये कैरेक्टर रहा है कि वो ताकतवर लोगों के सामने वो झुक जाता है, और जो कमजोर लोग हैं उसके विरोध में अपने इसका ताकत का वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूं कि जगाने के बाद जगे हुए लोगों को जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण करो और फिर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करो, क्योंकि ये लोग शक्ति के सामने झुकते हैं, कमजोर के सामने नहीं। तो शक्ति बनाना ही उपाय है, संगठन के द्वारा शक्ति निर्माण की जा सकती है। इस पर हम लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज से 25 साल पहले हमारे पास जितनी ताकत थी, तो आज हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई है। कितनी ताकत पैदा हो गई है कि हम भारत के राष्ट्रव्यापी जो भारत है, देश है, उसमें हस्तक्षेप करने लायक हो गए हैं। इतनी बड़ी ताकत हो गई, हमारी ताकत इतनी बढ़ गई है। और आने वाले 10 साल में ये जो हस्तक्षेप करने वाली ताकत है, अगर ये 10 गुना बढ़ गई तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते। केवल 10 साल में, ज़्यादा समय नहीं, 10 साल में 10 गुना अगर हमारी ताकत बढ़ गई तो हम लोग सफलता तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने का मतलब ये नहीं कि सफल हो जाएंगे, मगर सफलता तक पहुंच जाएंगे। और सफलता तक पहुंचना, इसके लिए आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी होगी, कोशिश करनी होगी। उन्होंने हमको कोरोना काल में, लॉकडाउन में रोकने की कोशिश की। हमने कोरोना काल में भी अपनी रणनीति बनाई और वर्चुअल अधिवेशन देकर काउंटर करने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें हम लोग काफ़ी कुछ समय में सफल हुए हैं, कुछ हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पास हमारे मशीनरी के द्वारा जो हमने निधि संकलित की, तो वो निधि संकलित करने का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ गए हैं। अगर अगले साल पूरी ताकत, पूरे संगठन शक्ति की ताकत हम सोशल मीडिया पर खड़ा करेंगे, पूरी की पूरी ताकत सोशल मीडिया पर खड़ा करने पर लगाएंगे। पहले चरण में हम राज्यों के कैपिटल में सोशल मीडिया खड़ा करेंगे, फिर कमिश्नरी में खड़ेंगे दूसरे चरण में, तीसरे चरण में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा सेंटर डेवलप होगा, और चौथे चरण में हम लोग ये तहसील लेवल पर करेंगे, और 5वें चरण में ब्लॉक लेवल पर करेंगे, और 6 नंबर के चरण में ये हर ग्राम पंचायत में हमारा सेंटर होगा। और जिस दिन हर ग्राम पंचायत में हमारा सेंटर होगा तो हर गांव में एक जगह से जो खबर प्रचारित होगी वो छेला गांव में पहुंचेगी। क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हमारे पास क्रांतिकारी विचारधारा है मगर वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, उसको हमारे दुश्मनों ने रोक रखा हुआ है। मगर ये कब तक रोक लगाएंगे, ये एक उनके सामने भी संकट है। और हम लोग अभी तक उनकी बात को, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है, देखो
आपका प्लस पॉइंट क्या है वो बताकर समाप्त कर देता हूं। उनको हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना है। हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई शुरू होते ही लड़ाई खत्म हो जाती है। बहुत एक लाइन में बता रहा हूं, इस पर 1.5-2 घंटा बोलना पड़ेगा तो तब समझ में आएगा आपको। जब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू करते हैं तो कोई भी हिंदू मुसलमान के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता। वो हिंदू की स्ट्रेटेजी बनाने वाले के ही समर्थन में खड़ा होना होगा, तो उसका बेनिफिट उनको होता है। मगर जब SC ST OBC इन लोगों के नाम पर जो हमने थ्योरी बनाई, अगर हम लोग इसके आधार पर इकट्ठा करते हैं, फिर तो ये ब्राह्मणों की लैंग्वेज में हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई हो गई। अगर ऐसी हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई हो जाती है फिर तो वो कामयाब नहीं होते। इसलिए हम ब्राह्मण डेली मुसलमान के साथ लड़ते हुए दिखाना चाहता है, हमारे साथ क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि हमारे साथ जैसे लड़ाई वो लड़ना शुरू करेगा वो तो लड़ाई हो जाएगी हिंदू वर्सेस हिंदू। इसलिए वो ऐसी लड़ाई कभी लड़ना ही नहीं चाहता। ऐसी लड़ाई वो लड़ नहीं सकता क्योंकि वो रणनीति उनके खिलाफ जाती है। देखो आप लोगों का प्लस पॉइंट कितना खतरनाक है। आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है, वो इस बात को भारत में चर्चा भी नहीं होने देना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा कोई मुद्दा भारत में है यह भी मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसा वामन मेश्राम कौन है क्या कोई वामन मेश्राम? हमें तो मालूम नहीं है। मतलब वो ऐसा शो करना चाहते हैं। उनका शो क्या है? ये है कि ऐसा कोई इशू है, वर्ण का कोई इशू है, जाति का कोई इशू है, अस्पृश्यता का कोई इशू है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का इशू है, ओबीसी के जाति आधारित गिनती का इशू है, महिलाओं के दास्ता का कोई इशू है। नहीं, ऐसा थोड़ी इशू है। अब जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो जाती है और अगर SC और ST और OBC उस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है, इग्नोरेंस में शामिल हो जाता है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा, रिजर्वेशन तो खत्म हो जाएगा। जब SC ST OBC हिंदू बन जाएगा तो रिजर्वेशन तो SC ST OBC के नाम पर है, हिंदू के नाम पर थोड़ी रिजर्वेशन है। जब वो हिंदू बन जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म किए बगैर खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो जिस बेस पर रिजर्वेशन है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए SC ST OBC रहेगा ही नहीं। जब उसके समर्थन में कोई लड़ाई नहीं होगी तो वो लोग लागू क्यों करेंगे? तो ये स्ट्रेटेजिक बातें हैं, बहुत हाई लेवल की बातें हैं। ये कोई भी आंदोलन बगैर स्ट्रेटेजी के बगैर सफल नहीं हो सकता। जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो हम लोग केवल आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ वो लड़ते हुए दिखाई नहीं देना चाहते, मगर लड़ाई हमारे से ही होती रहेगी। लड़ाई उनकी हमारे ही होती रहेगी। तीर मुसलमान पर चलाते हैं, निशाना मुसलमान नहीं है। मुसलमान निशाना नहीं है, तीर मुसलमान पर चलाते हैं। आरक्षण खत्म होता है SC ST OBC का, तीर मुसलमान पर। जब वो मुसलमान पर तीर चलाते हैं तो SC ST OBC हिंदू बन जाता है, आरक्षण खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है तीर मुसलमान पर चलाते हैं, निशाना मुसलमान नहीं है, निशाना SC ST OBC है। मगर ये बात गुप्त रूप से लड़ते हैं, ओपन से हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते। ये रणनीति समझना जरूरी है। मैं इस मौके पर इतनी ही बात आपको कहना चाहता हूँ। अभी 5 मिनट 4 बजने को रह गए हैं, तो आधे घंटा या 35 मिनट का समय हम लोगों को खाने के लिए है, और इतने लोग है नहीं है खाने के लिए हमारे पास में। 10-5 मिनट में खाना ख़त्म होना चाहिए। तो आज रात के 9 साढ़े 9 बजे तक ये टाइम शेड्यूल रेगुलर हो जाएगा। धन्यवाद।